अब जब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जब आप उस गांव को याद करते हैं तो कितना महसूस कर पाते हैं कि आपके भीतर अब गांव बचा भी है या नहीं? मेरे लिए गांव जो है मेरा गांव है, मुंशी प्रेमचंद का गांव है, रेणु जी का गांव है। तो लकीली ये सब लोग भी थे जिन्होंने मुझसे गांव से जोड़े रखा। 16 साल की उम्र में विजन इतना क्लियर कि हाँ मुझे ये करना है? नहीं, विजन नहीं था ये बेसिकली ये था जिसको अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है ड्रिफ्टिंग, कि आप कहीं भी चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आप एमलेस हो। मेरा जीवन उधेड़ बुन है, उधेड़ता हूं और बुनता हूं हर सुबह। लेकिन आप ये मान लें कि आपका प्लॉट कट गया है, हो चुका है आपका जीवन, अब आपको यहां से कोई हिला नहीं सकता है, तो आप गलत फहमी में। पीछे झुंड है, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, कभी भी आपको रिप्लेस करेंगे। आपके दौर के वो जो दोस्त रहे जिन्होंने आपकी परेशानी बांटी और आपको रोके रखा, कैसा था उस समय? मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम। वो कलाकार का, एक्टर का, थिएटर एक्टर का संघर्ष जो है उसके परिवार का भी है, उसके मित्रों का है, उसके प्रेमिका का या प्रेमी का है, एक समूह का है संघर्ष। आप ऐसा मत घमंड पालिए कि आप अकेले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में होते हैं। सुजीत के कपड़े में पहन के आ जाता था, मेरी कमीज फट जाती थी या मतलब नहीं है तो सुजीत तो मेरा साइज उस वक्त सेम ही था, उसको रिहर्सल में दिखता था, कचरा तू मेरा कमीज पहना क्या। ये सब तो फिर भी ठीक, लेकिन फिर दूसरी फिल्म मिलने में इतना वक्त क्यों लगा? रंगमंच अगर मेरी माँ है तो एडवर्टाइजिंग है, उसने वो धाय माँ है, उसने मुझे पाला, उसने मुझे रोजी रोटी दी। मुझे लगता है कि आधे अधूरे रह गए मेरे सारे प्रेम प्रसंग। कहीं मतलब वो होता ना कि फ्रेंड जोन जल्दी कर दिया गया। तो एक मिडिल क्लास का लड़का कैसे रोमांस करता है, शहरी मिडिल क्लास का, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी उम्र का उस जमाने में था। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जो देखा उसने, मैंने देखा कि राकेश रोशन को रेखा जी मिल जाती है, ऐसी एक लड़की आ जाए जो पूरा परिवार संभाल ले। लकीली मेरे लिए ये हुआ कि ये जो था, मेरी पत्नी जो आई और वो जब जीवन की सीढ़ी नैया आगे बढ़ी तो वो मेरा संबल बन गई। और मैं टूटता हूँ, मैं कमज़ोर होता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं नर्वस होता हूँ, मैं घबराता हूँ कि यार बहुत दिनों से कोई कॉल नहीं आया, स्क्रिप्ट नहीं आई है, 1 महीना हो गया स्क्रिप्ट नहीं आई, कोई मुझे काम मिलना बंद तो नहीं हो जाएगा? मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आप फोन कर लो। अनिल शारदा मुझ पे कमेंट कर दें कि नहीं गजराज आपने ये रोल कर लिया, अब आपको कुछ ऐसा, आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा भिन्न करना चाहिए? अरे भिन्न कहाँ से करूं मैं? आप लाओ ना, आप करवाओ, आप अपने यहाँ पर ऐसे सीरीज बनाओ जिसके अंदर मुझे भिन्न काम दो मुझे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे फिल्मोर पर देख रहे हैं और ये हमारा शो है सिनेमा कैफ़े। और आज बॉम्बे में है। बॉम्बे में जिस कलाकार का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं उनका नाम हुआ गजराज राव साहब। इनको आपने तमाम फिल्मों में देखा होगा। मेरा मानना ये है कि जब मैं इन्हें देखता हूँ स्क्रीन पर तो इनसे मुझे लगता है कि ये हमारे हिस्से के लोग हैं और हमारे भीतर जो कौतूहल चल रहा है उसको सिनेमा पे दिखा रहे हैं। मतलब वो इंसान जिनसे आप खुद का जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, इस बातचीत में मुझे आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि मुझे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो इंटरव्यूज़ हैं मुझे बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, सैकड़ों लोग अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, है ना। उसके बीच में कुछ ही आवाज़ें हैं और कुछ ही लोग हैं जिनका नज़रिया या बोलने का तरीका, सवाल करने का तरीका, है ना, वो अच्छा लगता है। वो लगता है कि हाँ ये सही इंटरव्यू नीलेश मिश्रा जैसा करते हैं, या इरफान जो उनका क्या वो सीरीज़ था पूरा दूरदर्शन के लिए, गुफ्तगू। मतलब सोचिए कि वो मैंने शायद 80% इंटरव्यूज़ देख रखे हैं उनके, वो बोलते ही नहीं है वो, और ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। उन जो जिसका वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं
वो बता रहा होता है। क्या तो स्पेस क्रिएट करते होंगे, क्या मैजिक होगा इरफान का। तो आपके अंदर वो काबिलियत है और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप इस नए प्लेटफॉर्म पर हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। तो मैं पहला सवाल से शुरू करता हूँ। राजस्थान के डूंगरपुर से हैं आप जी। मैं अगला सवाल लूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके गांव को समझना चाहता हूँ। क्या कभी आप वहाँ रह पाए, क्योंकि आपके पिताजी रेलवे में थे, आप लोग का दिल्ली में रहना हुआ, लेकिन कभी उस गांव से कोई याद? बचपन का तो मुझे नहीं याद है। मैं 4 साल 5 साल की उम्र तक था वहाँ पर और स्कूल जो था गांव का 4th क्लास 5वीं क्लास तक का, उसमें गया भी हूँ मैं। और लेकिन मैं भाग आता था। निखट्टू बचपन से रहा पढ़ाई में मैं। तो फिर वो वजह रही कि फिर पिताजी को लगा कि ये गांव में पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर वो शहर ले आए दिल्ली। और उसके बाद हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जब हम गांव जाते थे तो उसकी यादें हैं कि ननिहाल और दादी का गांव, ये 2 गांवों के बीच में कुछ 10-15 किलोमीटर का अंतर था। तो कुछ दिन वहाँ कुछ दिन वहाँ। तो वो कौन सी ट्रेन होती थी, डिलक्स ट्रेन का नाम था उस दौरान में, उस दौरान में जो रतलाम तक जाती थी। और रतलाम से फिर बाई रोड कुछ 6-7 घंटे का सफ़र होता था। और फिर उसके बाद गांव जो पक्की सड़क से गांव तक 3-4 किलोमीटर बैलगाड़ी से जाते थे। वो यादें हमेशा ताज़ा रहती है कि नाना आते थे लेने के लिए रोड तक, और यहाँ पर चाचा और बाकी जो रिलेटिव्स थे। तो वो अभी लास्ट में गया हूँ, शायद 3-4 साल पहले गया हूँ। तो गांव जैसे अमूमन गांव होते हैं, छोटा सा गांव है 50-60-100 घर का, और जिसमें से ज़्यादातर लोग आसपास के शहरों में या मुंबई दिल्ली कलकत्ता माइग्रेट किए हुए हैं रोजगार के लिए। फिर सुनसान गांव होते हैं जिसके अंदर ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जो चौपाल पर बैठे होते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो गांव में रह जाते हैं। अब जब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जब आप उस गांव को याद करते हैं तो कितना महसूस कर पाते हैं कि आपके भीतर अब गांव बचा भी है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। तो मेरे लिए गांव जो है मेरा गांव है, मुंशी प्रेमचंद का गांव है, रेणु जी का गांव है। तो लकीली ये सब लोग भी थे जिन्होंने मुझसे गांव से जोड़े रखा। महलांचल भी है, राग दरबारी भी है। तो देहात ऐसा नहीं, और देहाती दोस्त लगातार जो थिएटर के ज़माने में मनोज वाजपेयी से लेके और निखिल वर्मा से लेके तमाम दोस्त जिनका देहात जुड़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं अर्बन हूँ, मैं दिल्ली का हूँ या मैं बड़े शहर का हूँ। मैं मन से देहाती हूँ मैं, इन सब वजहों से। थिएटर आपने 16 वर्ष की उम्र में शुरू किया? 16-17 साल की उम्र। हाँ। अमूमन उस दौरान बच्चे या तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हाँ, या फिर किन्हीं और दूसरी वजहों में मशरूफ होते हैं। 16 साल की उम्र में विजन इतना क्लियर कि हाँ मुझे ये करना है? नहीं, विजन नहीं था ये बेसिकली ये था जिसको अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है ड्रिफ्टिंग, कि आप कहीं भी चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आप एमलेस हो, आपको पता ही नहीं कि जीवन में करना क्या। और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था मैं, और बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो छोटा मोटा काम भी करता था पढ़ाई के साथ साथ। और उस दौरान एक नाटक देखा कहीं पर, किसी मित्र के साथ चला गया, श्रीराम सेंटर मंडी हाउस, और वो मेरे लिए चमत्कारिक था कि अभिनय, नाटक या एक्टिंग या सिनेमा आपके जीवन का हिस्सा रहा है। आप आस पड़ोस में देखते हैं कोई गब्बर की एक्टिंग कर रहा है ना, कोई शोले आई थी तो सुरमा भोपाली की एक्टिंग करके दिखा रहा है, बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो सिनेमा आपकी जो पॉपुलर सिनेमा है, मंथन श्याम बाबू का सिनेमा नहीं, वो पॉपुलर सिनेमा, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, ये आपके जीवन के का हिस्सा रहता है। आप कहीं ना कहीं वह एक्टिंग करते हो, बातचीत में बोला जाता है, बड़ा अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहा है और एकदम गब्बर जैसा दिखता है ना। तो वो उस परिवेश में आपको सडनली एक नाटक दिखता, संध्या छाया, जिसके अंदर 2 लोग हैं, बुजुर्ग दंपति, जो अपने जीवन के एक मोड़ पे आके पीछे की बातों को याद कर रहे हैं। और वो नाटक मुझे लगा ये देख कहाँ रहे हैं ये लोग,
मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा ऐसा होता है कि आप 3 महीने या 2 महीने रिहर्सल करके आपको लाइनें याद होती हैं। थिएटर का तो अलग रोमांच होता था। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये पढ़ कहाँ से नहीं है लोग। कहीं फारसी थिएटर में सुना था कि कुछ वो बोर्ड होते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं लोग, या रामलीला में देखा था कि नीचे थोड़ा एक आगे स्पेस बना होता है, डक्ट, और उसके अंदर डायलॉग बोले जाते हैं और वो एक्टर रिपीट कर रहा होता है। अच्छा, है ना, दिल्ली की रामलीला में। यहाँ पे मेरे लिए बड़ा चमत्कारिक था कि ये 2 घंटे तक ये 2 कलाकार, और फिर मेरी जिंदगी पलट गई। मुझे लगा ये, तब तक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। पिताजी का था कि सरकारी नौकरी करो, ये करो, लेकिन बड़ा उधेड़ बुन थी, आज भी है। मेरा जीवन उधेड़ बुन है, उधेड़ता हूं और बुनता हूं हर सुबह। सही में मेरे जीवन मतलब कोई बदलाव आया नहीं है, थोड़ी सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन उधेड़ बुन में ही जीवन है। तो वो उधेड़ बुन में ही था, और मुझे लगा कि यार ये जो रास्ता है ना, ये जो है, ये करेक्ट है। और मुझे लकीली रंगमंच में जो लोग मिले शुरुआती दौर में, एक्ट 1 शुरुआत में ही मिल गया, रंजीत कपूर साहब मिल गए, जो रंगमंच के एकदम गजब के निर्देशक, लेखक। तो क्या होता है ना अनिल कि आपको आपकी जो कंपनी है, आप जिस संगत में होते हैं, वो आपकी जिंदगी डिसाइड करते हैं। बड़ी इम्प्रेशनेबल जिंदगी होती है कि आप जल्दी से किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर कुछ दोयम सस्ते दर्जे के लोग होते तो शायद मैं उनसे प्रभावित हो जाता, लेकिन ये बड़े कमाल के का झुंड था ये एक्ट 1 का, कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती थी, दुनिया भर की कहानियाँ, नॉवल पढ़े जाते थे, उन पे डिस्कशन होता था 10-10 घंटे। मंडी हाउस के लॉन में पढ़े हुए NK शर्मा, मनोज वाजपेयी, अनीश वर्मा, निखिल वर्मा, अतुल, अरुण कालरा, जूही डोगरा, मतलब 1-2 दर्जन लोग जो थिएटर कर रहे हैं, शौकिया थिएटर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सही है, और वहाँ से एक कह सकते हैं कि मुझे एक मेरे जो नाव थी बिना पतवार की, उसको पतवार मिल गई। उससे पहले नाव कहीं पे भी जा रही थी लहरों के साथ। उसके बाद थिएटर, रंगमंच जो था, वो मेरी पतवार थी, चप्पू। आपको पतवार मिल गया, रास्ता मिल गया कि आप कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब आप बता रहे थे तो मैंने एक शब्द सुना, उधेड़ बुन में आज भी आप रहते हैं। इस पे फिर से सवाल करने की इसलिए इच्छा है मेरी कि अमूमन हम सब किसी ना किसी उधेड़ बुन में रहते हैं, लेकिन ये हमें हमारे जीवन में कन्फ्यूजन भी पैदा करता है, किसी चीज़ के चुनाव को लेकर भी परेशान करता है कि क्या हमारे लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। इस पे पार क्या आप पा चुके हैं, या वो एक सिर्फ हिस्सा है कि चलो मुझे एक काम करना है तो थोड़ा सा उधेड़ बुन सोच लेते हैं? अनिल देखिए, मेरे पिताजी ने 35-40 साल रेलवे की नौकरी की, रिजर्वेशन क्लर्क, सुपरवाइजर बने वो बाद में। उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि मुझे आज पिछले कुछ दिनों से बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। नहीं सुना? बड़ा ये काम बड़ा एकदम स्टैग्नेशन हो गया है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। कभी सुना ही नहीं। वो सुबह 8 से 2 की नौकरी करते थे, उनकी ड्यूटी होती थी, या 2 से 10 की, या गर्मियों के टाइम पे वो 12-12 घंटे की नौकरी करते थे। और मैंने उनके मुंह से कभी सुना ही नहीं है कि बोरिंग लग रहा है। स्थायित्व था जीवन में उनके। बाकी जो जिम्मेदारियां थी कि गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं, उन किसी को हरिद्वार जाना है, और क्योंकि हमारा घर अनऑफिशियल एयरबीएनबी था, है ना, क्योंकि रेलवे स्टेशन के नज़दीक था। तो वो एक तरह का जीवन होता है जहाँ पे आप, सरकारी नौकरी इसलिए पसंद की जाती थी ना कि स्थायित्व है। अब इसमें हो गया, अब आप जमाई बन गए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईमानदारी से अपने काम करना है। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप जमाई नहीं बन सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका कोई ससुराल है ही नहीं साला। रोज आपको कुआं खोदना है और रोज उसमें पानी तलाशना है, किसी भी लेवल पे, कहीं पर भी। कि एक समय था कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ज़िंदगी पूरी जी चुके थे, पूरा स्टारडम ले लिया था, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कर्ज़ों के बीच में थे, और जैसा उनके इंटरव्यू में सुना है, और एक दिन वो अपने यश चोपड़ा साहब के पास गए, हाँ, कि मुझे काम करना है, मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, मुझे अच्छा काम चाहिए,
मोहब्बतें हुई। तो सोचिए ना कि महानायक जिनका तो सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए था, उन तक का सेटल नहीं हुआ। आज वो इतने दशक, 5 दशक से ज़्यादा काम करने के बाद, मैंने केबीसी में उनके साथ मेरा अनुभव रहा है खुद का 3-4 साल पहले, जिस ऊर्जा के साथ, जिस मेहनत के साथ वो इंटरव्यू करते हैं अनिल, वो देख लो तो आपके लिए वही अपने आप में लाइफ लेसन है कि मेरे और नीना जी के साथ उनका 4 घंटे का इंटरव्यू है, और शायद वो एक बार लू ब्रेक के लिए शायद गए थे। ब्रेक जितने हो रहे थे बीच में, टेक्निकल ग्लिच या चेंज, शिफ्ट ओवर, वो वहाँ से नहीं हिल रहे थे। वो उसी, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं अभी, उसी तरह से वो मुझे और नीना जी से, नीना जी और मैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे उस वक्त दुनिया के। वो जो दर्शक थे वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे। और वो जो उससे पहले एक एपिसोड वो कर चुके थे हरभजन के साथ, हमारे बाद एक एपिसोड करने वाले थे। एक महानायक, लेकिन वो अलग अलग तकलीफों से जूझ रहे हैं, मेडिकल चीजों से जूझ रहे हैं, लेकिन एक बार मजाल हो कि उन्होंने बोला, अरे क्या जिंदगी है मेरी, ये हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो, मैं कितना एहसान का टोकरा वो किसी पे नहीं दे रहे थे कि वो कितना तीर मार रहे हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब, हम लोग वापस इधर आते हैं घूमकर कि उधेड़-बुन परफॉर्मिंग आर्ट्स में रहता ही रहता है, और जब आप चीज़ें बदलती हैं, आप एक मुकाम तक पहुंचते हैं, आपको लगता है कि अब सब सही हो गया, बधाई हुई वो उसकी चर्चा हुई, उससे उसका प्रतिसाद मिला, पुरस्कार मिले, अच्छा काम मिला, 5 साल हो गए। फिर उसके बाद आपको, लेकिन आप ये मान लें कि आपका प्लॉट कट गया है, हो चुका है आपका जीवन, अब आपको यहां से कोई हिला नहीं सकता है, तो आप गलतफहमी में, पीछे झुंड है, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, कभी भी आपको रिप्लेस करेंगे। आपको अलर्ट रहना है, नियमित। अब ऐसा थोड़ी घर में बैठ जाएंगे, मैं बैठ गया हूं, मैंने इतना अच्छा काम कर दिया है, अब आओ और मुझे रोल ऑफर करो, मेरी मनचाही फीस दो मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नियमित लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। मुझसे उम्र में आधे लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाता हूं। 20-25 साल के नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन तक मैं अपनी इल्तिजा, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी अर्जी भेजता रहता हूं कि मुझे आपका ये काम बड़ा अच्छा लगा, आपके पास इस तरह का और कोई काम हो जहां पर मैं फिट बैठता हूं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिसेस की डायरेक्टर आरती कड़ब हो गई, कोई भी, कहीं भी मुझे कोई भी रोमांचक आदमी इंसान नज़र आता है, राइटर या डायरेक्टर या मेकर, प्रोड्यूसर, तो मैं अपनी अर्जी तुरंत देता हूँ, भेज देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भेज देता हूँ। उसके पीछे ये नहीं कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ या मैं लालची हूँ। है, आइलैंड्स में काम आता है, पड़ाव आते हैं धीरे धीरे। आप उसको लेकर निराश नहीं हो सकते, डिप्रेस्ड नहीं हो सकते कि अरे यार लोग मेरे पास आ क्यों नहीं रहे मेरे पास, क्योंकि लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं। जैसे अभी एक परसों तरसों एक फंक्शन में था, वहाँ पे एक फिल्म मेकर मिले, मैंने बोला अरे आपने वो बड़ा कमाल का आपका काम मैंने सुना, बड़ा अच्छा है, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो टीम ने बोला कि आपकी फ़ीस वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग। समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जहाँ पर ज़ीरो के तुलना में मैंने फ़ीस ली है। अनुराग कश्यप के सारे काम मैंने बिना फीस के किए हैं। अभी हाल फिलहाल तक बहुत सारे कोई इस तरह की शॉर्ट फिल्म या कुछ भी आता है तो मैं उसके अंदर मुझे लगता है कि हाँ इनके पास पैसे नहीं होंगे। मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म एडवर्टाइजिंग में, नेशनल एंथम पर थी। उसके अंदर बन गई, सब कुछ हो गया। एड फिल्म में वो होता है ना कि आप जब तक आपके पास शोरील नहीं हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो वो 2-2.5 मिनट की फिल्म थी जिसमें एक बुजुर्ग हैं सुरेंद्र राजन जी, जो मुन्ना भाई में गांधी बने, वो जो सफाई कर्मचारी, अच्छा हाँ, है ना, जो जादू की झप्पी, चाचा, तो वो इसमें बुजुर्ग हैं, मोची हैं और उनके सब 3 बच्चे बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है और ऐसा कुछ सीक्वेंस है, यूट्यूब पे है वो नेशनल एंथम। तो वो हो गया, तो उसके अंदर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो बच्चन साहब से किसी तरह वॉइस ओवर हो जाए। तो कहीं से कोई मनीष भट्ट जो राइटर हैं, वो उन्होंने उनका कोई परिचित था, वो जानते थे। हम पहुंच गए
बच्चन साहब के पास किसी शूटिंग में, वैनिटी में उन्होंने हमें बुलाया, फिल्म देखी और वो प्रभावित हुए। और लेकिन उन्होंने बोला कि इसको आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा कि सर आपका वॉइस ओवर अगर आ जाएगा तो ये ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी, न्यूज़ चैनल वाले इसको ज़्यादा सीरियसली लेंगे आपका नाम जोड़ने से। बोले अच्छा। फिर उन्होंने हमें देखा कि मतलब मैं तो खास तौर पे एकदम, मैं और मेरा पार्टनर तो एकदम लुटे पिटे से थे, क्योंकि 6 महीने से रोजगार ही नहीं था। तो समझ गया कि ये स्टूडियो बुक कराएंगे तो इनका खर्चा हो जाएगा। उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, अगले हफ्ते मेरी फिल्म की डबिंग है इस स्टूडियो में, 10 बजे से है, आप 9 बजे आ जाइए, अब डबिंग हो जाएगी आपकी। सोच रहे हैं कितनी प्यारी बात है, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बिना एहसान जताए, इन्होंने ये नहीं बोला कि अरे आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्टूडियो तो मैं कर देता हूँ, कुछ नहीं, मेरी डबिंग चल रही है, आप आ जाइए। और फिर हल्के से किसी ने उनकी टीम से पूछा कि वो कैसे करेंगे, बुक करना होगा हमको। बोले नहीं, उस सर ने वो मैनेज कर लिया है। समझ रहे हैं? तो कई बार होता है कि क्योंकि अर्थ ही सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं होता है, निरर्थक है। ये कई बार होता है कि आपके रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, काम होता है, स्क्रिप्ट होती है, तो वो एक चीज़ है कि आप उससे भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आपके बारे में कहानी बना लेते हैं लोग। कोई हो सकता है कि बोले कि यार ये बड़े नखरे हैं इसके, हो सकता है ना, क्योंकि ये सुनी सुनाई चाइनीज विस्पर होते हैं। तो वही होता है कि आप जब तक सामने वाले से बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, अरज नहीं करेंगे, तो किसी के पास फुर्सत नहीं है कि एक गजराज राव जिसने 30 साल से काम कर रहा है, थिएटर किया है, बधाइयों में बहुत अच्छा काम किया है, तलवार में काम किया है, बैंडिट क्वीन में किया है, ब्लैक फ्राइडे में किया है, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में किया है, मैदान में किया है, उसको तो हमें ज़रूरी, उसका तो झंडा वहाँ पे है, वो वाला झंडा उसने गाड़ा हुआ है, उसको तो काम मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो ये उधेड़बुन है। रिप्लेसमेंट का डर हमेशा रहता है। क्या आप जैसे सरीखे एक्टर्स को ही होता है या वो टॉप लीडरशिप वाले लोगों को भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी है अनिल पीछे, जो मुझसे ज़्यादा अनुभवी, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं मेरी एज ग्रुप में, जो मेरा काम मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं शायद। बस अभी तक लोगों की नज़र नहीं पहुंच पा रही है या उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। डेस्टिनी है, वो सही मौके पे सही जगह पे नहीं पहुंचे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई गुमान नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए कि आप निराले हो इसलिए आपको काम मिल रहा है। आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप जाते हैं इस दुनिया से, 3 महीना 6 महीने बाद आपको लोग भूल जाते हैं, नहीं हो आप इंपॉर्टेंट। हम लोग खामखा में अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, बिना वजह के। आपने कोई तीर नहीं मारा है, मान कर चलिए आप। और एक्टर अभिनय के क्षेत्र में तो ज़्यादा है ना कि भाई क्लासिकल सिंगिंग में कहेंगे शुभा मुदगल जी कि तेवर, या शंकर महादेवन जब क्लासिकल गाते हैं तो लगता है कि हाँ यार बात है कुछ। ये 25 साल का रियाज है, ये थोड़ा सा अगर अभिमान कर लें तो सही है, इनका अभिमान चलेगा, लेकिन एक्टरों को नहीं अभिमान करना चाहिए। जब भी मैं किसी इस तरीके इंसान से बातचीत करता हूँ ऑन कैमरा, तो मेरी एक कोशिश होती है कि वो कंटेंट कहाँ तक स्प्रेड होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, वो नहीं सोचना है। सोचना ये है कि इस पूरे इंटरव्यू से मैं क्या सीख पा रहा हूँ, जो मेरे दर्शक हैं वो क्या नया सीख पाएंगे। मैं भी सीखता हूँ। मैं भी कई बार होती है कि कई चीजें होती है अगोचर होती हैं, नहीं दिख रही होती हैं, स्मृति में होती हैं। हाँ, उस स्मृति के किसी कोने में छिपी होती हैं और अचानक से वो निकल के आती है, अरे यार ये बात तो मुझे याद ही नहीं आई थी कभी। कितनी बार होता है ऐसा। अरे अभी नए ज़माने में कई सारे ऐसे मेरे थिएटर के दोस्त हैं जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं, पर उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। आपके थिएटर के दिनों पे मैं दोबारा लौट के थोड़ा सा यही जानने की कोशिश करूँगा कि जब हम फेल हो रहे होते हैं या कोई चीज़ हमें सही समय पर नहीं मिल रही होती है, तो उस दौरान फिर से वही कौतूहल रहता है दिमाग में कि छोड़ जाएं, वापस चलते हैं, कोई दूसरी नौकरी कर लेंगे। 32-35 की उम्र हो गई है, अब स्टेबिलिटी तो चाहिए, परिवार का प्रेशर भी है। कुछ लोग उससे पार पा जाते हैं, कुछ लोग नहीं पार पाते हैं, या फिर उन्हें बहुत अच्छे उस तरह के दोस्त नहीं मिलते हैं जो आपस में आपकी परेशानी बांट लें। जी, आपके दौर के वो जो दोस्त रहे जिन्होंने आपकी परेशानी बांटी,
और आपको रोके रखा, बचाए रखा, कैसा था उस समय? मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम। वो गजब गजब के लोग थे, गजब का टाइम था। तो हाँ, ये रंगमंच की, हमारी हिंदी रंगमंच की एक बेसिक समस्या यही है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको रोजगार की तरह नहीं देख सकते। आर्ट फॉर्म है और शौकिया आप करते रहिए, आपको जब तक कर सकते हैं आप, और रोजगार है ही नहीं। क्योंकि लोगों को दिल्ली में खास तौर पे तो उस जमाने में तो ये था कि नाटक देखने के लिए श्री राम सेंटर और कमानी में बुलाने के लिए पास देने पड़ते थे, मतलब मनुहार करनी पड़ती थी कि यार आ जाना, नाटक है, 4 शो हैं खाली। मतलब 10 शो कर लिए तो हम लोग, हमें लगता था कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। 15 शो हो गए तो बहुत बड़ी बात है। 20 शो तो मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात होती थी। क्या बात है। जबकि मुंबई आया तो मालूम चला कि यहाँ पे मराठी नाटक जब 30-40 शो हो जाते तब तो बोलते कि चलो दाल गीली हुई, अब मजा आ रहा है। तो और प्रयोग बोलते हैं कि ये 40वां प्रयोग, 165वां प्रयोग, 200वां शो, 250वां शो, तब जाके तो मराठी कलाकार और निर्देशक तसल्ली लेते हैं, शांति लेते हैं कि हाँ ये हो गया। या गुजराती नाटक वाले या हिंदी नाटक भी मुंबई में बहुत ज्यादा एक वेरियस है, जैसे आकाश खुराना साहब और उनकी टीम, अब उनके बेटे आकर्ष खुराना, या मकरंद देशपांडे, अतुल कुमार, ये पिया बहरूपिया जिन्होंने बनाया, या कुमुद मिश्रा और शुभ्रो, मानव कौल, ये नाटक दर्जनों बार करते हैं एक साल में। वही नाटक 8 साल बाद दोबारा होता है। तो वो ये अलग रोमांच है कि यहाँ पर अलग परिपाटी है। लोग टिकट खरीद के देखने में सम्मान महसूस करते हैं। मतलब बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि शो पहली बार हो रहा है शो, या तब आपको इनवाइट भेजा जाता है कि आप आ जाइए, देख लीजिए, आपका टिकट काउंटर पर रखा जाएगा। बहुत रेयर होता है। आमतौर पे आपको कोई बोल रहा है, नाटक में बुला रहा है देखने के लिए, इसका मतलब है कि आप बुक माई शो पे या पृथ्वी पे जाके टिकट बुक कराइए आप। उसके मुकाबले में 30-35 साल पहले का जो मेरा दिल्ली के अनुभव है वो उतने अच्छे नहीं थे। तो उसमें धीरे धीरे आपको एहसास होता है, और खर्चे होते हैं, और बेसिक खर्चे होते हैं कि कपड़े, सिनेमा देखने का शौक, मुझे खाने पीने का शौक कि नत्थू में जाके अच्छा सा खा लूँ, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस में, कनॉट प्लेस में जाके कम से कम 3 महीने में तो एक बार खाऊं वहाँ पे जाके। सही बात है ना। किताबें खरीदने का शौक कि किताबें, बुक, प्रगति मैदान में कोई किताबों का मेला लगा है, राजकमल प्रकाशन की वो जो छोटी वाली पॉकेट बुक्स जो थी, जिसमें सीरीज पूरी कहानियाँ और नॉवल जिसमें आते थे, वो मुश्किल से कितने 80 रुपए की 100, लेकिन उस समय बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो वो सारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। घर में आपको कंट्रीब्यूट करना है, जवान हो गए हैं तो आप घर में भी देंगे। तो मैं अखबारों में कुछ लिख लेता था कभी कभार, वो एक जरिया था। फिर एक बार बड़ा मन टूट गया कुछ एक समय के लिए कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे। ताने भी बहुत ज्यादा हो गए। नवभारत में लिखते थे? नवभारत में लिखता था। तो मैं यार ये इससे भी कमाई नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्त थे आशुतोष उपाध्याय, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, चले गए, व्यवसायी थे वो, सेल्फ मेड जिसको बोलते हैं ना, अपना उनका निजी खुद की मेहनत से उन्होंने MBA किया हुआ था, और वो गारमेंट एक्सपोर्ट के काम में थे, और रंगमंच के रसिया थे। तो ऐसे लोग बड़े काम आते हैं ना आपके। जो आपका एमेच्योर थिएटर ग्रुप होता है, उसको चलाते यही लोग हैं जो खुद स्टेज पे नहीं जाते हैं, जो नहीं जाना चाहते, या नहीं, उनको हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उनका शौक होता है। नवाब होते हैं, पिछले या उससे पिछले जन्म में नवाब रहे होते हैं कि यार ये कलाकार हैं, ये अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाहता था, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, चलो ठीक है, इनका रिहर्सल स्पेस का खर्चा मैं दे देता हूँ, इस प्ले में इनको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, ये दे देता हूँ। तो आशुतोष उपाध्याय हमारे वो थिएटर के वो प्रशंसक, वो मित्र थे, रंग मित्र थे वो। और आज कभी नाटक कर लिया, थोड़ा अभिनय कर लिया, अपने कभी अर्जेंटीना जा रहे हैं और उसके बीच में आ गए कि मेरे पास 1 महीना है, तो मैं ये डबल रोल कर लेता हूँ मैं, मतलब ये एक पार्ट है जो 2 एक्टर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बार, वो मुझे बड़ा पसंद करते थे, अच्छे खासे रईस आदमी, मिडिल क्लास लेकिन रईस हो गए थे। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला उनका, रईस ही थे, मतलब बेसमेंट वाला बंगला,
और लेकिन वो रईसियत झाड़ते नहीं थे अपने ये। और उस जमाने में उनके पास महंगी गाड़ी थी, जब महंगी गाड़ियां दिखती नहीं थी सड़कों पर। तो एक दिन वो हम चाय पी रहे थे तो बोले, एक बात बताओ यार, बड़े उदास उदास लगते हो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, कर्जा बहुत ले लिया है दोस्तों से। और कितना कर्जा? कुछ 20-25 हज़ार रुपये कर्जा हो गया है, वो कर्जा चुकाना है और समझ में नहीं आ रहा लाइफ किस तरफ जाएगी। और अब तो कुछ पता नहीं मैं किस लायक ही नहीं बचा हूँ मैं तो। यही मैंने ऐसे बोल दिया। उन्होंने बोले कि मेरे यहाँ नौकरी करोगे? मैंने कहा है। तो उनका गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का काम, जिसके अंदर लैटिन अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए कपड़े तैयार हो रहे हैं और वो सब, तो उसकी फैक्ट्री मैं गया था 1-2 बार। उनके घर के नीचे एक सेटअप तो था। मैंने कहा हाँ, होता ना कि आप हो गया, बहुत हो गया। उनकी बात से राजी हो गए। उन्होंने पहले दिन जो मेरा कर्जा था वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि ये तो एक तो आप अपना कर्जा चुका दो। और बोले आपके महीने का कितना होता है? मैंने कहा 4-5 हज़ार तो खर्चा हो ही जाता है ना। बड़ा फैला के बोले। तो आपने कितना फैला के बोले? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 10 हज़ार दूंगा महीने के। मेरे समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये होगा 95 होगा शायद, 96-95 होगा। पहली फिल्म आप कर चुके थे? पहली फिल्म कर चुका था मैं। उसके बाद उस समय 10,000 रुपये मतलब बहुत आज की तारीख में 70-80 हज़ार रुपये समझ लीजिए। इन्फ्लेशन के हिसाब से बहुत कुछ आसानी से हो जाता था। आई थिंक उससे भी ज़्यादा ही होगा। और मैं राजी हूँ, मैं पहुंच गया। अब मैंने बड़ी खुशी से 15 दिन काम किया वहां पर। 15 दिन बाद मुझे मेरा थिएटर मिस होने लगा, रिहर्सल। क्योंकि वो अपने आप में एक इंद्रजाल होता है, रंगमंच। यहाँ पर आप बटन ढूंढ रहे हैं, 25 कारीगर बैठे हुए हैं, 50 कारीगर बैठे हुए हैं, एक सुपरवाइजर है, उसको आप असिस्ट कर रहे हैं। और आपको टाइम से आना है, 10 बजे वहाँ, 9:45 बजे पहुँचना है। शाम को 6 बजे आप छोड़ोगे, गांधी मार्केट जाओगे, वहाँ से कपड़े लेकर आओगे, ये करोगे, ये कंसाइनमेंट जा रहा है, फैक्ट्री है फरीदाबाद में, वहाँ आपको सामान पहुँचाना है। मैंने कहा आपने मुझे हायर क्यों किया? ऐसी बात में मुझे नहीं, थिएटर वाले हो, मेहनती हो, मेहनत तो दिख ही रही है। और अपने काम के प्रति इतना ईमानदार हो। और जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलते वहाँ पे इतनी जान लगाते हो, जहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ पे कितनी जान लगाओगे आप? ना आपका कलेजा फट जाता है। आपको लगता है कोई आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहा है, इतना। ये भी तो लगता है ना कि कहीं ना कहीं हम शायद इसको वो नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। हाँ। तो महीने भर बाद मुझसे नहीं हुआ। मैं मिस करता। विड्रॉल सिम्टम, मतलब जो माशुका के जाने पे के बाद जो आदमी रोता है ना, वैसे मेरे रुलाई छूटती थी कि इश्क टूट जाए एक लड़कपन का। तो उसमें जो होता है ना कि मतलब थर 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 कर रहा है दिल, और ये गलत हो गया। तो वहां पे आपको महेश एलकज्वार और सतीश आलेकर, बादल सरकार, उनके सपने आ रहे हैं। एंटन चेखव दिख रहे हैं आपको, है ना, अंकल वानिया उस पे। हाँ, तुगलक आपको नजर आ रहे हैं, गिरीश कर्नाड नजर आ रहे हैं, मंडी हाउस, NSD का कैंपस जहाँ पे हम लोग वो उसके बाहर हम लोग रिहर्सल के लिए बैठते थे, नीम का पेड़। तो एकदम ही नहीं जाते थे? मतलब एकदम नहीं होता ना कि मैं काम करूंगा बस हो गया, ये बकवास है, ये क्या, ये नाटक वाटक करते रहो। किसी ने एक सीख दी होता ना आपको, लोग को एक रिश्तेदार ने बोला कि ऐसा ये करोगे तो ये होगा, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, शादी वादी नहीं होगी, कैसे चलेगा जीवन। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसमें मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ ना कि आप पैसा कमा रहे थे, खुशी नहीं थी। खुशी नहीं थी, बिल्कुल खुशी नहीं थी, मैं दुखी था। सोचिए ना कि एक मुफलिसी में मंडी हाउस में बैठ के दिन की 14-15 चाय पीने वाला आदमी 2.5 नत्थू स्वीट के बाहर जो तांबे का ठिया लगाता है, जो छोले कुलचे 2 रुपए का, जिसमें मसाला बहुत ज्यादा कूट के डाला जाता है, वो 2 रुपए तक अरेंज नहीं हो पाते थे मेरे साथ। और 15 लोग मिलके खाना खा रहे हैं। उसके अंदर हफ्ते में 3 दिन मैं ये नाटक करता था कि मैं खाना खा के आया हूँ, क्योंकि मैं पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी लोग पैसा दे रहे हैं और दोस्त समझ रहे हैं इस बात को कि ये साला घमंड कर रहा है, अभिमान कर रहा है ये कि ये खाना खा के आया है। दोस्त ऐसे थे कि ऐसे इनके 50 रुपए जेब में डाल देता था, 100 रुपए डालता था। सुजीत सरकार पैसे डाल देते थे क्योंकि वो कमाऊ पूत थे वो लोग। सुजीत बहुत अच्छा मतलब रईस नहीं, मतलब कमाता था वो, उसका वो प्रोफेशनली बहुत, वो सिद्धार्थ बसु साहब और उनके साथ काम करता था। अतुल थे, अतुल कुमार। तो ये सारे दोस्त जितने थे, सखा और सखियां, सारे बड़े केयरिंग थे।
बहुत केयरिंग थे। तो आपको कुछ दिनों के बाद आपको वो कमी महसूस होने लगती है जिनसे आप खुल के बात कर सकते हो। सारी तो मैंने फिर आशुतोष भी समझ गए, उन्होंने भी जिद नहीं की, बोले कि राजीव जब आपका मन करे ना वापस आ जाना, ये ऑफर खुला है, आप आ जाना, अब जाओ। मतलब इतना इतना दिलदार दोस्त कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो ऐसे दोस्त एक समय में मैं बड़ा मायूस था किसी वजह, कुछ थोड़ा बहुत नाटक अडेप्ट कर लिया था, लिख लिया था और मायूसी चल रही थी। तो उसमें नाटक नहीं हो रहे थे बहुत दिन से। तो उसमें हमारे एक मित्र थे, सीनियर थे, जो कि यूरोपियन यूनियन के दफ्तर में काम करते थे उस वक्त उनकी कुछ आधा लाख की तनख्वाह थी, बड़ा दफ्तर था एसी वाला, और वो रंग मित्र थे वो, और खुद वर्कशॉप्स करना शुरू किया था उन्होंने, अशोक पुरंग उनका नाम था, और बहुत मिलनसार आदमी। तो वो उनको, और लेकिन बड़े नपे तुले इंसान, तो वो एक दिन मुझे नाथू स्वीट्स में ले गए। उस समय तक मैंने कुछ, दिल्ली में कुछ दूरदर्शन के लिए पायलट जमा होते हैं और वो राइटिंग का कुछ काम शुरू किया था मैंने। मुझे बोले गजराज, मुझे ना एक प्रोजेक्ट जमा करना है दूरदर्शन में, उसका मुझे स्टोरी सिनॉप्सिस और एक पायलट लिख दो यार। अब मैं मायूस, जी अशोक जी करते हैं कुछ। और फिर उन्होंने एक पैकेट निकाला, वो यूरोपियन यूनियन का लिफाफा था शायद, जिसमें बहुत सारे सितारे बने रहते हैं ना ब्लू रंग के, और उसमें 100 के नोट की 10,000 रुपये की गड्डी थी। बोले कि ये तुम्हारा मेहनताना साइनिंग अमाउंट है, कंप्लीट कर दो तो मैं फिर और करूंगा कुछ। और मैंने ना उस पैसे को ऐसे देखा कि मुझे बहुत जरूरत थी उस पैसे की उस वक्त, और पता नहीं उनको, अशोक जी को कैसे मालूम चला था। तो कैसे हो सकता है, किसी मित्र के थ्रू, सारे कुएं सारे खाली हो चुके थे आसपास के, और वो 10,000 रुपये मेरे लिए, मतलब मुझे डूबते को तिनके का सहारा था। मेरी आंखें नम हो गई, मतलब कलेजा फट गया मेरा वो। लेकिन उस आदमी ने एहसान नहीं जताया, उस आदमी ने ये नहीं बोला मुझे पता है तेरी कैसी कंडीशन, ले जी ले अपनी जिंदगी, मैं हूं, मैं तेरा भाई है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सभ्रांत तरीके से भैया, मैंने कुछ दिन लिखा हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने बोला कि आराम से लिखना, जब हो जाए तब बताना मुझे। मैं समझ गया, तो ये उनका एक तरीका था। तो ऐसे सुजीत क्योंकि वो उस तरह से मेरी मित्रता थी उस टाइम पे उनके साथ कि वो कमाऊ रंगकर्मी थे, साथ में अपना काम करते थे और बैक स्टेज करते थे। म्यूजिक, हमारे एक्ट वन के जितने नाटकों के बैकग्राउंड म्यूजिक वही सेलेक्ट करते थे, जगह जगह से लाके, बहुत अलग अलग कैसेट में, इस कैसेट से उस कैसेट में लाके। तो उनके घर मेरा आना जाना बहुत था। उनकी माता पिता दोनों मुझे बड़ा पसंद करते थे। तो मैं अपने 100-150 स्क्वायर फीट के रेलवे के सरकारी घर, जिसमें सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता था, 4 मोहल्ले का एक शौचालय, उसकी बजाय मित्रों घर में रह के मुझे वो स्वर्ग लगता था। मुझे लगता था कि मैं ताज के 5 स्टार स्वीट में हूं। बढ़िया घर, पंखे, एसी, टॉयलेट घर के अंदर है। कितने ही रातें, कितने ही दिन मित्रों के घर पे, खासतौर पर सुजीत के घर पे मैंने गुजारे, निखिल वर्मा के घर पे गुजारे हैं मैंने। तो वो उनकी माँ ख्याल रखती थी। सुजीत के कपड़े में पहन के आ जाता था, मेरी कमीज फट जाती थी या मतलब नहीं है, तो सुजीत तो मेरा साइज उस वक्त सेम ही था, तो उसकी कमीजें, उसको रिहर्सल में दिखता था कि कचरा तू मेरा कमीज पहना गया। तो ऐसे मित्र जब होते हैं ना, अतुल कुमार जो यूनिसेफ में काम करते हैं, तो ये सब लोग जो थे, ये मेरे कबीले के लोग थे और इन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, मजबूरी में कुछ भी ऐसा नहीं करने दिया जो कुछ गलत रास्ता होता, किसी तरह की गलत मंजिल पे मैं जाता, इन्होंने नहीं करने दिया। ये सारे तमाम लोग, जूही डोगरा, शेफाली भूषण, पारुल काला, विजय राजौरिया, अतुल कुमार, अरुण कुमार कालरा, अरुण भारद्वाज, असद, NK शर्मा, अनीश वर्मा, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, ये सारे तमाम लोग, ये मतलब प्लाटून थे, ये पलटन थे।
ये आज भी इनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी मित्रता है। आज भी मुझे कभी मैं फंसता हूँ जीवन में तो मैं अरुण कालरा को फ़ोन करता हूँ, अरुण कुमार को फ़ोन करता हूँ, निखिल वर्मा को फ़ोन करता हूँ कि यार लाइफ में ये खुशी की बात हो गई या ये दुख की बात हो गई, क्या करना चाहिए। तो ये लोग हैं आज भी 30 साल 40 साल बाद भी। तो मुझे लगता है मैं कितना धनी हूँ मैं कि हैं लोग और इसी ने आपको संभाले रखा। जी। इसमें आपकी पहली फिल्म का भी जिक्र आ ही गया है और उसके बाद भी वो स्ट्रगल के दिन देखने पड़े। तो जब पहली फिल्म मिली होगी, हाँ, मतलब मैं सोच ही सकता हूँ, पर जब आपको पहली फिल्म मिली होगी तो तब तो लगा होगा ना कि यार काम तो मिल ही गया, अब तो शायद जीत जाएंगे। ये वो, और अभी तो खैर लोगों के पास, आज के नौजवानों के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि टेलीविजन है, OTT शोज हैं, सिनेमा है अलग अलग किस्म का, और कुछ नहीं तो आप अपना YouTube चैनल खोल सकते हो, इंस्टाग्राम रील बना सकते हो अपनी कला को दिखाने के लिए। उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ी एकदम सारे जो एक्टर्स होते थे वो रिफ्यूजी वाले अंदाज में ही भटकते थे, झुंड के झुंड इधर चले गए, यहाँ प्रकाश झा साहब आए हुए हैं मिलने के लिए, यहाँ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की कास्टिंग चल रही है, यहाँ मनोहर श्याम जोशी जी ने बुलाया है किसी को। तो लोग मतलब गुरिल्ला वॉर की तरह करते थे, कोई बुलाता थोड़ी था, कोई कास्टिंग डायरेक्टर ये सब नाम कुछ था ही नहीं, मालूम चलता था एक से दूसरे को। बेताल 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 डेंकाली के जंगलों में लोग निकल पड़ते थे। तो उस समय तिग्मांशु धूलिया जो है वो NSD उन्होंने पास आउट किया था और वो रंगकर्मी थे, लेकिन सिनेफाइल हैं बहुत बड़े। सिनेमा वो इलाहाबाद की, जितना मैंने जाना है उनको, इलाहाबाद के दिनों से ही वो फिल्म क्लब्स, सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, उसको उसके वो एकदम घोट के पिया हुआ था उन्होंने। और दिल्ली में कोई एक फिल्म थी, इफ़ यू हैव गॉट एनी, क्या था कृष्ण, अरुंधति राय जो हैं राइटर, उनके जो क्या उनके हस्बैंड थे शायद प्रदीप कृष्ण एक प्रदीप कृष्ण कुछ फिल्म बना रहे थे, उसमें तीशो इन्वॉल्व थे। और वहीं ऐसा उसमें ये बैंडिट क्वीन उनको मिल गई, जिसके अंदर वो असिस्ट भी कर रहे थे। और कास्टिंग शायद वो हिंदुस्तान के पहले संवैधानिक कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उससे पहले शायद मुंबई में कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, उमा डकूना थी शायद, वो इंटरनेशनल कास्ट यहाँ से देखा करती थी, ऐसे कुछ लोग थे। हाँ, एक सहगल थी, लेकिन इस तरह से कास्टिंग करने वाला कोई नहीं था। तो वो लकीली पूरी फिल्म जो थी वो मुंबई की फिल्म नहीं थी, बीहड़ की फिल्म थी। तो मुंबई के कलाकार वो लेना नहीं चाह रहे थे। और यहाँ पर और तिशु क्योंकि रंगमंच से जुड़े हुए थे, वो NSD से बाहर से, तो और शेखर जी की अच्छी उनके साथ जुगलबंदी हो गई थी, बहुत अच्छी जुगलबंदी हो गई थी, जहाँ पर वो उन पे ट्रस्ट करते थे, उनकी ओपिनियन पे थे, डिसीजन सारे शेखर जी ही ले रहे थे। तो उसमें जितने कलाकारों को मिलवाना है छोटे बड़े पार्ट के लिए और वो सब, तो उसमें मुझे एक पार्ट के लिए तीशु ने मेरा नाटक देखा हुआ था। NSD से नहीं हूं मैं, लेकिन वो हमारा जो ग्रुप था उसको तीशु बड़ा पसंद करते रहे, एक्ट 1 को। और उसमें एक नाटक था नेटुआ, बिहार के लौंडा नाच पे वो नाटक था, जिसमें मनोज वाजपेयी की प्रमुख भूमिका थी। और उसमें मैंने जमींदार का एक रोल किया था, जो थोड़े विकृत किस्म के, भिखारी ठाकुर वाला है नहीं, रतन वर्मा कहानीकार हैं, उनकी कहानी पर आधारित ये नाटक है। अच्छा। नेटुआ बहुत गजब, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इतना गजब का नाटक था वो, अप्रतिम। मतलब मनोज ने जो काम किया था और सभी का काम उसके अंदर बहुत सुंदर हुआ था। आई थिंक प्रसार भारती पे आजकल वो अलग है, वो सुनो रे किस्सा है, जो बैरी जॉन साहब ने डायरेक्ट किया था, जिसमें ये पीयूष जी भी हैं। हाँ, पीयूष मिश्रा ने शायद लिखा था। मैं था, लेकिन मेरा ये टेलीविजन वर्जन में मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा स्टेज वर्जन में मैं था। मैं ये टेलीविजन वर्जन उन्होंने कब किया मुझे पता ही नहीं। ठीक है। तो तिग्मांशु को मैं होता ना कि आप लाड़, मुझसे सीनियर हैं तो लाड़ करते हैं, बहुत सही कर रहे हुए, और इलाहाबादी हैं, उनका बड़ा फन्ने खा एकदम, एक बड़ा खींच ले आप। इलाहाबादी लोग जो होते हैं मैग्नेटिक होते हैं, एक खुद इलाहाबाद के लोग, बनारस के लोग, ये मैग्नेट एक उनके अंदर होता है, खींचते हैं आपको अपनी तरफ। व्यक्तिगत रूप से मैं उस आदमी को ना और स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ, तीशु को। हाँ, तो भाई तिग्मांशु जी, अनिल जी की ख्वाहिश है
कीजिए और कीजिए। क्योंकि रामाधीर सिंह का जो करेक्टर था, यस, और मैं पिछले दिनों उनसे हंस के कार्यक्रम में मिला दिल्ली में, जहाँ पे उनसे इंटरव्यू की बात भी हुई थी, फिर वो समय नहीं बन पा रहा है, एक और आग्रह करी, हाँ इंटरव्यू चाहिए हमको। तिग्मांशु तिशु, आप अनिल के साथ जरूर बातचीत कीजिए प्लीज, और बड़ा अच्छा बोलते हैं, इंटरव्यू बड़ा हाँ, मतलब अच्छा एकदम बोल्ड देते हैं। तो वो करेक्टर है, या इनसे व्यक्तिगत आप मिल लीजिए, बदलाव नहीं दिखाई देगा। यस, हो सकता है कहीं किसी चीज पे पिच उन्होंने ज्यादा हाँ, बनाई हो, लेकिन बदलाव नहीं है उनमें, तो बहुत नेचुरल। हाँ, तो ये तो वो उसी दौरान उन्होंने बोला कि शेखर कपूर, दिल्ली में हल्ला कटा हुआ था, बिल्कुल हल्ला मचा हुआ था कि बैंडिट क्वीन बीबीसी की पिक्चर शूटिंग हो रही है यहाँ पे, उसकी कास्टिंग हो रही है, ये इसको लेंगे उसको लेंगे, निर्मल पांडे हो गया, सीमा विश्वास, अच्छा मनोज वाजपेयी का भी हो गया, ये सब, सौरभ शुक्ला। कोई एक नाटक देखा, खूबसूरत बहू, रंजीत कपूर साहब ने डायरेक्ट किया था एनएसडी रेपेट्री के लिए, जिसमें सीमा विश्वास उसमें प्रमुख भूमिका में थी, और सौरभ शुक्ला का अच्छा रोल था उसमें। तो वो शेखर जी को वो भागे कि हाँ ये तो मंटोला तो ये करेगा, सीमा उसे मिले और सीमा जी से मिले वो, तो मुझे मिलवा दिया उन्होंने। लेकिन मेरी मुलाकात में अपनी अश्वत्थामा की लाइनें याद करके गया था, अंधा युग की, उन्होंने सुनी नहीं। मैं हमेशा वही लाइन से सुनाता था लोगों को, वही परिपाटी थी कि कुछ भी मोनोलॉग आप सुना दोगे लोगों को और आपको लगता था कि आपको काम मिल जाए, कभी काम नहीं मिलता था उससे। तो मुझे लगा यार इन्होंने सुना भी नहीं, उन्होंने खाली बहुत ही मामूली बातें की, चोरी और कैसा है, कैमरा फेस किया है, कैमरे से डरता तो नहीं है, वो भी मुझे बैठाया भी नहीं, ठीक है, भूल गया मैं। और फिर कुछ दिनों बाद तीशु ने बताया कि वो रोल हो गया है, और तो उसकी जो खुशी थी ना, उस समय छोटा बड़ा रोल होता ही नहीं था। आज थोड़ा सा आप आग्रह करते हो कि भाई थोड़ा सा आपका जो किरदार है वो कहानी में कितना इम्पोर्टेंट है, वो बड़ा होना चाहिए, रोल बड़ा है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं आप। लेकिन उस समय तो ये था कि काम मिलना, रोजगार मिलना, और उसमें ये हुआ कि बीबीसी की फिल्म है तो उसमें आपका हेल्थ चेकअप होगा, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, आपको साइनिंग अमाउंट दिया जाएगा। मतलब हमारे घर में तो उसी में लड्डू बट गए कि बीबीसी 4 पन्ने का एक एग्रीमेंट, तो पिताजी को लगा कि हाँ ठीक है कुछ हो जाएगा ये करने का। तो बेहद खुशी। और फिर आप करते हैं तो आपको हफ्ते भर में आपने किया, फिल्म देखी, आपको लगा हाँ ठीक है, क्या आप अपने काम से तो आप खुश नहीं हो पाते ना, मुझे लगा ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद लगातार लोगों ने जो अलग अलग, कहीं पे किसी को मालूम चलता था, जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग में काम शुरू किया तो प्रदीप सरकार जी जिस मीटिंग में ले जाते थे, बात कराते थे, बोलते ये गजराज मेरा असिस्टेंट, ये यूजली वैसे तो एक्टर है लेकिन मुझे असिस्ट करता है, और लोग पूछे थे कि कहाँ एक्टिंग किया है, बैंडिट क्वीन क्या पार्ट किया है, कि वो जो जमींदार का लड़का और वो सरपंच का लड़का, अरे तो उस पर चर्चा हो जाती थी। तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि इतना 2-3 सीन का रोल और उसको लोग इतना प्रशंसा दे रहे हैं, तो वो मेरा कई सालों तक जीवन में वो संबल बना मेरे लिए। बैंडिट क्वीन मेरे लिए एक जीवन का मोड़ है, और उसमें तिग्मांशु धूलिया का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि वो रोल किसी से भी करवा सकते थे, किसी दर्जन कोई भी कर सकता था ना, उसमें बड़ा ओके रोल था उस पे। लेकिन उस पे उंगली रख देना, उसमें बोलना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे सगे थे या मैं उनको किसी तरह का मेरे से कोई लोभ था, स्नेह था। और ये था कि यार ये इस नेटुआ में होली में इसने ये नाटक किया है, और ये नौजवान लड़का है, इसको थोड़ा सा जीवन में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक तरक्की मिलेगी, ये होगा उनके मन में। ये सब तो फिर भी ठीक, लेकिन फिर दूसरी फिल्म मिलने में इतना वक्त क्यों लगा? बिल्कुल सही सवाल है। तो आप पहली फिल्म करते हैं, जब चर्चा हो रही है तो आप लोगों से मिल रहे हैं, अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो दिल्ली में उस जमाने में सालों में एक फिल्म बनती थी। आज जैसे दिल्ली में हर महीने 3 फिल्मों की शूटिंग होती है, एनसीआर में 1 दर्जन फिल्म की शूटिंग हो रही थी एक बार 2-3 साल पहले। मतलब वैनिटी वैन नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, स्पॉट बॉय नहीं है, केटरर नहीं है, कि 10 शूटिंग चल रही हैं चारों तरफ, हरियाणा, नोएडा, इधर उधर, दिल्ली के अंदर लोधी कॉलोनी, पंडारा रोड, हर जगह शूटिंग चल रही। मैं जो मतलब उस जमाने में तो एक बैंडिट क्वीन हुई थी, उसके बाद यश चोपड़ा साहब आते थे खाली, उनको दिल्ली से प्यार था, इंडिया गेट से प्यार था, है ना, बगीचों से प्यार था उनको, तो वहाँ गाने वाने शूट कर लेते,
दिल्ली के जो वसंत कुंज, वसंत विहार के बंगलों से उनको अच्छा स्नेह था, जोरबाग, तो वो बड़े बड़े बंगले वो दिखा देते थे। लेकिन और कोई शायद दिल्ली प्रेमी फिल्म मेकर नहीं थे। ये बहुत पहले देवानंद साहब थे, विजय आनंद, देवानंद, ये लोग दिल्ली आया करते थे उस जमाने में, 50s में शायद। तो दूरदर्शन के कुछ सीरियल, छुटपुट काम, लेकिन मतलब दिल लगाने लायक काम होता नहीं था। उस मेन था कि या तो मुंबई चले जाइए आप। मतलब हुआ भी यही था कि बैंडिट क्वीन के बाद आधा मंडी हाउस खाली हो गया था। सारे कलाकार लगभग जिन लोगों ने आदित्य श्रीवास्तव, सौरभ शुक्ला, अनुपम शाम, कितने ही सारे तमाम लोग थे। उन्होंने ट्रेन पकड़ी, पश्चिम एक्सप्रेस थी शायद, और मुंबई आ गए अपने होल्ड होल और कनस्तर सब डाल के, तो सब आ चुके थे। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने बड़े किस्से सुने हुए थे कि मुंबई में सर्वाइवल कितना मुश्किल है। और एक किस्सा तो यहाँ तक सुना था कि वो कलाकार जो हैं वो रेलवे स्टेशन में सोए हुए थे और कंबल उन्होंने ओढ़ा हुआ था, नहीं सोए, और वो जब सोए तो बगल में एक आदमी कंबल में सोया हुआ था और ठंड लगी तो उन्होंने वो कंबल भी उनका ले लिया उस कलाकार ने। और सुबह मालूम चला कि वो आदमी तो जिंदा ही नहीं है जिसका कंबल उन्होंने शेयर किया। या एक दत्तात्रेय लॉज का एक किस्सा था कि जहां पे सालों साल लोग रहते हैं। तो ऐसी किस्से कहानियां आपके कई बार आपको कारक बनते हैं, कारण बनते हैं आपके डिसीजन मेकिंग। पहले ही आपके जहन में वो खौफ था, भयानक खौफ कि यार ये नहीं करना मुझे। और मुझे शुरुआत में कहीं एक सद्बुद्धि कह लीजिए या एक समझ कह लीजिए कि आपका जो संघर्ष है वो आपका अकेले का नहीं है। कलाकार का, एक्टर का, थिएटर एक्टर का संघर्ष जो है उसके परिवार का भी है, उसके मित्रों का है, उसके प्रेमिका का या प्रेमी का है, एक समूह का है संघर्ष। अब ऐसा मत घमंड पालिए कि आप अकेले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में होते हैं। वो एक मैंने कहा कि ऐसे नहीं जीना है मुझे, ढंग का काम करना है, अच्छा काम करना है और अपनी कंडीशन पे करना है। तो शायद हो सकता है मैं सही था इस डिसीजन में, हो सकता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद बधाई हो मुझे 2005 में मिल जाती, मेरे जीवन में बधाई हो शायद तब आ जाती, या हो सकता है कि मैं और नीचे चला जाता, मेरे जीवन में कुछ होता ही नहीं। तो ये सब स्पेकुलेशन या ऐसा होता तो वैसा होता वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कितना वक्त का गैप था आपके उस? बैंडिट क्वीन हुई, उसके बाद दिल्ली में कुछ छुटपुट काम हुआ टेलीविजन का, और टीवी 18, प्रदीप दा, सिद्धार्थ बासु साहब, उनके साथ नॉन फिक्शन वाले बहुत सारे काम, एडवर्टाइजिंग के काम। तो उससे क्या हुआ कि मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उधार की जिंदगी ना जीऊं। ये मुझे एक हिम्मत दी। और हिंदी एडवर्टाइजिंग की शुरुआती दौर थी वो, जब मैं प्रदीप दा को ज्वाइन किया था 1996 के आसपास। तो वो एक तरह का इंडियन एडवर्टाइजिंग में एक तिराहा था कि भाई अंग्रेजी एडवर्टाइजिंग चलती थी, जहाँ पर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता के एसी कमरों में बैठ के डिसाइड करते थे कि एडवर्टाइजिंग क्या होगी। लेरिल के ऐड बन रहे हैं, अलिक पदमसी या इस तरह के तमाम लोग। उसके बीच में पीयूष पांडे आ गए, चल मेरी लूना, फेविकॉल, देसी मुहावरे बोलने वाले पीयूष पांडे पहले साथ थे। पीयूष पांडे आए, फिर उसके बाद प्रसून जोशी वो आए, नीतेश तिवारी, मिलिंद धाईमड़े, गौतम अपना, ये सब लोग एडवर्टीजमेंट के, हाँ, ये इग्नेलो, डैस, हर्षद, ये तमाम लोग जिन्होंने, जो भले ही अंग्रेजी वाले भी थे, जैसे इग्नेलो डैस अंग्रेजी वाले थे, लेकिन वो हिंदी को प्रमुखता देते थे क्योंकि क्लाइंट चाह रहा था, टीवी चैनल ज्यादा हो रहे थे, प्रोडक्ट बलरामपुर में जाना चाहिए, सहारनपुर में जाना चाहिए, इलाहाबाद, जयपुर में जाना चाहिए, मेरठ में जाना चाहिए। तो वो जो छोटे शहरों का जो की तक पहुंच अपने ब्रांड की बनानी थी, उसमें हिंदी वालों की जरूरत पड़नी शुरू हुई। तो ये सारे, मैं खुशकिस्मत था कि उस वक्त ये जो ट्रेन थी ये प्लेटफॉर्म पर आके लगी थी, पीयूष पांडे साहब वाली, प्रसून पांडे वाली, अभिजीत अवस्थी वाली, नीतेश तिवारी वाली। मैं उस ट्रेन में चढ़ गया, तो उसकी वजह से मुझे बेगानापन नहीं लगा। मतलब इसका एक बड़ा कमाल का किस्सा सुनाता हूँ। अब प्रदीप दा से जब जुड़ा हुआ तो उसमें
वो आज तक SP सिंह, जिसको 20 मिनट का एक कैप्सूल था, हमारे दिग्गज एडिटर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, ये थी खबर आज तक मिलते हैं कल तक, ऐसा कुछ उनका स्लोगन था। 20 मिनट की वो थी, उससे वो लिविंग मीडिया, इंडिया टुडे, वो उसको पूरा चैनल बनाने जा रहा था, 24 घंटे का न्यूज़ चैनल आज तक। उसके लिए प्रदीप दा से संपर्क किया गया था कि भाई आप, क्योंकि उन्होंने, प्रदीप दा ने उनके लिए छोटे मोटे कुछ काम किए थे पहले चैनल रहते हुए, कि आप हमारा ये चैनल लॉन्च कीजिए। तो प्रदीप दा ने जो उनके एडवर्टाइजिंग से के जो हुनरमंद लोग, जिनको एडवर्टाइजिंग की समझ होती है, उनसे 2-3 कैंपेन लिखवाए, और अरुण पुरी जो कि बहुत अंग्रेजीदा आदमी है, उन्होंने उनको नापसंद कर दी। उन्होंने ये मज़ा नहीं आ रहा, ये मज़ा हिंदी में ही, हिंदी एडवर्टाइजिंग, लेकिन वो अंग्रेजी ज़बान पे जिनका ज़्यादा कंट्रोल था, या जो अंग्रेजी एडवर्टाइजिंग के माहिर लोग थे, उनसे लिखवाया जा रहा था। फिर फाइनली ये 3-4 राउंड हो गए 1 महीने में, और ये हो गया कि प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। तो फिर एक दिन मैंने प्रदीप दा को बोला, मेरे पास एक आइडिया है कि पुराने फिल्मी अंदाज में, ब्लैक एंड वाइट ज़माने में, ये तो बड़ा ही तेज चैनल है, आंखें खोल दी, ऐसा कुछ किया जाए। मुझे बड़े ये जो पुराने ज़माने की तरह बोला जाना, KL सहगल वाला, और वो तो मुझे बड़ा प्रभावित करता था। मुझे मतलब मनोरंजक भी लगता था, और लगता था कैसे उस ज़माने में बात करते होंगे ये लोग। दादा ने बोला कि क्या, चल कर ले, लिख ले। मतलब उनको ये कि मतलब कि तू भी ट्राई कर ले, होता ना कि मर्द क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मतलब तो डूब ही चुका है ना, नहीं ही मिलेगा, मतलब 5% गुंजाइश है। एक आखिरी राउंड बचा था, एक और राइटर वो लेकर आए थे, और उनका प्रेजेंटेशन हुआ, और मना कर दिया उन्होंने। बोले एक और ऑप्शन है हमारे पास। उनकी टीम ने मना कर दी, ये भी नहीं वर्क करेगा ये। फिर उसके बाद बोला कि एक और वर्क, ये इसको, तो उसमें जितने आज की तारीख में टेलीविज़न मीडियम के बड़े दिग्गज लोग थे उस कमरे में उस वक्त, और उनकी टीम ने, जब मैंने कहानी सुनाई कि ऐसा होगा, और मैं हिंदी वाला, तो जिस तरह से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि बड़ा डाउन मार्केट है, AP वोंट लाइक इट। अरुण पुरी को AP बुला रहे थे वो लोग, AP वोंट लाइक। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अभी तो मीडिया में बहुत तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं, अब मैं भी हूँ, आ गया हूँ, ऐसा कोई एलिटिज्म नहीं रहा, लेकिन उस दौरान जो टॉप पे थे ना, वो सब या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चे हुआ करते थे, या कोई एकदम हाईली पढ़ा लिखा आदमी, मतलब बाहर से, लंदन से कोई पढ़ लिख के आया है, और उसको फिल्म बनानी है, या फिर कुछ नई प्रोडक्शन टीम शुरू करनी है। प्रणव रॉय जब आए तो उनको दूरदर्शन के लिए अलग तरह के शोज बना रहे थे। तो उस दौरान में ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग फील करती थी इन लोगों के साथ कनेक्ट होना। ये बड़ा अलग अलग तबका था। हाँ, और अगेन मैं मतलब इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा में प्रॉब्लम है या अंग्रेजियत में प्रॉब्लम है। जब आप किसी भाषा को से दूसरी भाषा को किनारे करते हैं, किसी, मतलब मैं अंग्रेजी की चम्मच पकड़ के हिंदी को किनारे करूं, वो गलत है। तो फिर से मेरा ये सबमिशन है कि हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, ये मेरे मन के संकोच हों, मेरे पूर्वाग्रह हों। लोग अच्छे थे सारे, मैं जितने अंग्रेजी वाले लोग मिले उसमें 90% लोग बड़े स्नेही किस्म के लोग मिले मुझे। अरुण पुरी साहब जो मतलब गोरे गर्राट एकदम दून स्कूल के, उनका तरबियत उनकी, और अब इंडिया टुडे इतने साल से उनका ब्रांड चल रहा है, अंग्रेजी की इतनी बड़ी मैगजीन, और उनसे मैं 2-3 बार पहले वाली मीटिंग में चुपचाप फ्लाई ऑन द वॉल की तरह देखा था उनको, और बड़े चेहरे मोहरे से बड़े गुस्सैल दिखते हैं वो, मतलब गुस्सा उनके नाक पे रहता है ना, बड़ा रुतबे वाले। और आए और उन्होंने बोला कि, दादा ने बोला कि अच्छा ये सर गजराज आपको उसमें हमारा टीम में है, वो उसके पास एक आइडिया है। हाँ, तो और मैंने बड़े नर्वस, डरते डरते पहली कहानी सुनाई और उनका चेहरा देखा, तो उनके चेहरे पे ना, पहले जो चेहरा ऐसे था, ऐसा एक स्माइल आई। वो मैंने पिछले 1 महीने में एक बार भी नहीं देखी थी वो स्माइल। मैंने वो 6-7 अलग अलग स्क्रिप्ट सुनाई, और हर स्क्रिप्ट के बाद उनकी स्माइल जो है वो बढ़ती चली गई, दंत पंक्तियां उनकी दिखती चली गई, और आखिरी तक आते आते वो उन्होंने ठहाका मारा, हंसे, वो बोले दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, वेरी गुड। और जिस उनकी जो आधा दर्जन लोग जिन्होंने बोला था कि बहुत डाउन मार्केट है, नहीं चलेगा, वो
वो बात सिरे से नकार गए कि उन्होंने ऐसा बोला यस वी वर थिंकिंग द सेम। हमें भी लगा या दिस गुड। ये कि होता ना कि क्या बोलते हैं, सबके लिए जरूरी ये था कि चलो मान गए। हाँ मतलब, और ये एक परिपाटी है कि जब बॉस है वो जो बोल रहे हैं, कप्तान साहब बोल रहे हैं तो कप्तान साहब तो, लेकिन वो फिल्में अच्छी चली। उसके अंदर अमिताभ जी थे, उनकी मार्केटिंग टीम में, श्रीवास्तव, वो उन्होंने बताया कि हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात बोली। कुछ हफ्ते बाद मिले, वो बोले कि गजराज जी ये हमारे लिए विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड हमें निकालना नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं कि हम लोग वो आज तक से हैं, ये फिर हम बोलते हैं कि वो बड़ा ही तेज चैनल है, आंखें खोल दे, लोग बोलते अरे वही वाले हैं आप, चलो चलो आइए बैठिए। तो ये वो 2-3 साल वो चला, और मैं कह सकता हूँ कि जैसे वो दून स्कूल वाले थे, लेकिन वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं थे, आंखों पे उनकी भाषा की पट्टी नहीं बंधी हुई थी, इसीलिए शायद वो इतना बड़ा चैनल चला पाए, उसको इंडिया टुडे को हिंदी में भी लेकर आ पाए। और फिर अब जो हम लोग दोबारा अपनी बात करें तो एडवर्टाइजिंग ने मुझे समझ लीजिए कि रंगमंच अगर मेरी माँ है तो एडवर्टाइजिंग है, उसने वो धाय माँ है, उसने मुझे पाला, उसने मुझे रोजी रोटी दी, मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया, मुझे घटिया काम नहीं करने दिया। मतलब फिल्में नहीं भी मिली तो कम से कम हाँ चीजें शटल वे में चल रही हैं। हाँ, बच्चों की पढ़ाई, घर, खाना वाना, और उसके बीच में जब जब ब्लैक फ्राइडे आ जाए, जब जब तलवार आ जाए, जब जब ब्लैकमेल आ जाए, वही जब थोड़ा सा पहले तो आपकी शादी के बारे में मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज या परिवार का दबाव? अरेंज नहीं, ये हुआ था मैं थिएटर से था, प्रोग्रेसिव थिएटर कर रहा था, तो उसके अंदर ये होता है ना कि आपके आसपास जो लोग होते हैं, आप उसमें अपनी जीवन की नायिका ढूंढना शुरू कर देते हैं। और मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में तो हम लोग ज़्यादा फंतासी में चले जाते हैं, है ना, कि यही होगा, आप मन में बना लेते हैं कि ये, आप अपने आसपास स्मिता पाटिल, जया भादुड़ी, है ना, रेखा, खूबसूरत वाली रेखा, को लगता है ये इसके साथ चलेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मेरी नासमझी का ये, या जीवन के प्रति मैं क्योंकि सिर्फ रंगमंच कर रहा था, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, तो कहीं बात बनी नहीं। आज मुझे लगता है कि आधे अधूरे रह गए मेरे सारे प्रेम प्रसंग। कहीं मतलब वो होता ना कि फ्रेंड जोन जल्दी कर दिया गया। तो उसमें लड़कियों की कोई बात होगी, लड़कियों की कोई गलती नहीं थी। हाँ। मेरी ही गलती थी। मैं बॉडम था, मुझे नहीं समझती कि प्रेम कैसे एकदम बढ़िया टूट के चाहने वाला प्रेम। हाँ, अब मेरी तरफ से। अच्छा, अब वो लड़कियों का जो हृदय है वो अथाह गहरा समंदर होता है, उसको समझ नहीं सकते हैं आप। अब बाद में आपको गफलत होती कि नहीं, वो नहीं, उसने नहीं पसंद किया होगा, चाहे कितनी भी बातें भी हो जाएं, कुछ भी हो जाए। खैर, तो उसी दौरान मेरी माँ जो होती है बड़ी, उसको समझ होती है इन चीज़ों की, तो माँ को लगा कि बहुत दिन से लड़कियों के फ़ोन नहीं आ रहे हैं और ये बहुत मायूस सा रहता है, अकेला अकेला, और उनको पता नहीं क्या ही आया होगा। तो उससे पहले कुछ बार कई दफ़ा रिश्तों की बात हुई जो मैंने मना किया कि मुझे वो अपने प्रोग्रेसिव थिएटर की वजह से मुझे ये चीज़ जो है मुझे बड़ी क्रिमिनल लगती थी कि लड़की को देखेगा कोई, लड़का लड़की को देखेगा और पसंद करेगा। ये बहुत क्लियर था मुझे, मैं बिल्कुल नहीं, बकवास बात है। तो मैं मना कर दी, मैंने ये नहीं, ये कोई पशु मेला थोड़ी है कि आप ऐसा पसंद करोगे किसी को। तो मेरी माँ ने एक बार उसी, जब मैं मायूसी के दिन थे, तो माँ ने बोला कि मैं भी एक शादी में गई थी, वहाँ पे एक बड़ी प्यारी लड़की मुझे मिली है, और उसके फादर फौज में थे, वो रहे नहीं, 3-4 बच्चे हैं, और मिल के आए, वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो माँ ने बोला कि माँ समझती थी, मतलब माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन समझदार माँ है, जीवन की समझ उनको। तो उन्होंने वो वाली बेतुकी जिद नहीं की। उन्होंने बोला कि अच्छा, ये इसके बाद मैं तुझे कभी नहीं बोलूँगी। मेरे कहने पे एक बार जाके मिल के आ जा, फिर कभी नहीं बोलूँ, फिर तेरा जो मन है तू करना। मैं झोंक में चला गया। माँ का स्नेह और अंदर का जो खालीपन,
अंदर का जो मोहन राकेश और निर्मल वर्मा की सारी कहानियां की जो उदासीनता जो चल रही थी, वो सब समेट के आप लेके जा रहे थे। हाँ, मैं जा रहा उसी के साथ कि मैं जाऊंगा और मैं क्या ही फर्क पड़ जाए, मतलब ना कि, और अपने आप को, फिर आप दिल्ली में हैं, आप जोधपुर जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सुपीरियर भी मान रहे हैं। हर लेवल पे होता है ना, सामंत जो अरुणपुरी मेरे लिए सामंत है, तो मैं किसी और के लिए सामंत हो सकता। सामंती एक चीज जो होती है ना, फ्यूडल वाला चीज, कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं, इससे श्रेष्ठ हूं मैं। इसका जूता पहनने का तरीका ठीक नहीं है यार, पैंट तो ठीक, धोती पहनता है ये तो, पर ये इंसान को बढ़ने नहीं देता ही। एग्जैक्टली। तो फिर मैं चला गया और मैं वहां पर उनके रिश्ते में कहीं पर वो लड़की और लड़की की माँ और वो सब पहुंचे हुए थे, और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई। और वो मैंने ये सब फिल्मों में देखा था, सीरियल्स में देखा था कि लड़की और लड़के का मिलना, और वो चाय की प्लेट, समोसे की प्लेट, और वो समझ सिनेमा का मेरा था कि वो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में, बासु चटर्जी की फिल्मों में, और ये सारा प्रोसेस सामने चल रहा तो वो सब दुविधाओं के बीच में हूँ मैं कि ये नहीं, और मुझे, और मेरी नायिका कोई और है जिससे मैं मन से प्रेम करता हूँ, जो मुझसे प्रेम नहीं करती, जिसको पता भी नहीं है शायद कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, गोरख पांडे। तो बात हुई थोड़ी बहुत, फिर मैंने कहा कि मैं इसको ना क्लियर पिक्चर देता हूँ। मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ, थिएटर में ना कोई कमाई हुई, मुझे लगा कि इसको कहीं बेचारी को घेर घार के बोला गया हो, कुछ किया गया हो। मैंने कहा थिएटर में कोई कमाई नहीं होती है, बहुत महीनों बाद कुछ मिलता है, और एक्टिंग कर ली कभी, ये वो बोली मुंदी, मुझे पता है, मुझे मालूम है। बहुत सदा हुआ स्ट्रेट फेस, ज़्यादा कुछ किसी तरह का कोई अभिनय नहीं, किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं, किसी तरह का कोई सेल्स पिच नहीं। और मैंने कहा कि मैं फिर ऐसे मैं ये ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, ऐसे नाम कुछ फेंके मैंने कि क्या आप जानती हैं? हाँ, मतलब इनकी फिल्में देखी हैं, कुछ किया, मुझे ये फिल्में बड़ी पसंद आती हैं, मुझे मैं नहीं जानती कौन है ये लोग। कैलकुलेशन आप ये कर रहे थे कि कम से कम मेरी समझ नहीं, मैं उसको डरा रहा था। अच्छा, कि उसको लगे कि ये कोई अजीबोगरीब आदमी है, ये मेरी दुनिया का नहीं है, मुझे इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है। तो बात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने आपकी बैंडिट क्वीन देखी थी। अच्छा, बैंडिट क्वीन देखी थी, वो तो बहुत ही नालायक किस्म का कैरेक्टर था वो। खैर, बोले कि मुझे मालूम है, कि मुझे पता है कि मैंने मैगजीन में पढ़ा हुआ है कि कैसे मुश्किल होती है एक्टर की लाइफ है। वो फिर वो उसमें उन्होंने ना बड़ी एक अजीब सी बात बोली कि कुछ हम लोग अगस्त में मिले थे, और उन्होंने नवंबर में बोला कि नवंबर में हम लोग शादी की डेट फिक्स कर सकते हैं क्या। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अनिल। और ये पहले दिन की मुलाकात में चर्चा चल रही है, उस घंटे की बात है। अच्छा, अगस्त के महीने में, अगस्त 96। मैंने कहा ये ना कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए, मैं था पेडेस्टल पे, मैं बता रहा था कि कॉन्वर्सेशन कैसे होगी। यहाँ पे मेरी सिटी पिटी घुमा गई। क्यों? और आपको आंखों में नहीं देखना है, दूर अंदर आधा दर्जन रिश्तेदार इधर ही देख रहे हैं। हाँ, बातें उधर चल रही हैं, लेकिन इधर ऐसे कनखियों से इधर ही चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों? बड़ी बहन की शादी नवंबर में तय हो गई है, अगर दोनों शादी एक साथ हो जाएगी, खर्च थोड़ा कम होगा। मैं बोल नहीं पाया, मैं निरुत्तर हो गया। पहले मुझे लगा कि ये क्या बकवास है, मैं यहाँ पे तो मतलब कुछ तो रोमांटिक बात हो, कि कुछ तो ऐसी बात हो जिससे लगाव हो, और ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल धरातल पे ले। ये कैसी बातें कर रहे वो अब क्या अभिषेक उपमन्यु करता है, क्या कैसी बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा, फिर उसके बीच में वो पटाक्षेप हुआ, उनकी माँ आ गई बीच में, कुछ बात हुई, और फिर मैं आ गया। और पूरे रास्ते ट्रेन में आते हुए मैं सोचता रहा कि कितनी, मुझे प्रेमचंद की कहानियां मैंने पढ़ी हुई थी, इस तरह की नायिकाएं, इस तरह के पात्र, उसके गांव, उसके खेत खलिहान, रेणु जी की पात्र, नागर जी, अमृतलाल जी नागर के कहानियों के पात्र, उसमें वो दिखे मुझे नजर आना शुरू हुआ कि
ये तो बड़ी सख्त मिजाज लड़की है, ज़िंदगी बड़ी तकलीफ में जी है इन्होंने, और ऐसा पार्टनर मिलेगा नहीं। और मैंने तो अपनी तरफ से सब बता दिया है कि ये है। और फिर मैंने माँ ने पूछा अगले दिन आके कि क्या बोलता है, मैंने कहा आपको जब अब उधेड़बुन में होते हैं, आप सपनों में आप उस नायिका को देख रहे हैं जो आपके थिएटर से है, रंगमंच से आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे एक रियलिटी दिख रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बताने वाला कोई नहीं है, आपको कोई मेंटोर नहीं है, आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है इस बारे में, क्या ही पूछो आप। और प्रोग्रेसिव थिएटर है तो किसी को ये बताने भी शर्म की बात है, लज्जित होना पड़ रहा है ना कि मैं उनको बोलूंगा तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। गज्जू तो लड़की देखने गया था, मतलब पशु मेला है क्या ये? क्योंकि ऐसी सारी बातें मैंने की हुई हैं। मैंने माँ को बोला जो आपको ठीक लगे, ऐसा कुछ बोला मैंने। वहाँ पो और देखते देखते 1 आध महीने में रिश्ता तय हो गया। यहाँ पे एक चीज़ शायद आप मिस कर रहे हैं, मतलब वैसे अनुभव में जब आपकी ज़िंदगी बहुत कठिन गुजर रही हो, काम का कुछ खास वैसा होना और टूटने से एक डर भी होना, उस दौरान कोई ऐसी महिला जो बेहद गंभीर है, बुरा समय देख के आई है, फिर भी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि ठीक है हो जाएगा, वहाँ पे वैसे भी आदमी हार जाता है। हाँ करेक्ट। मुझे वो मैं में आ गया, जो था ना कि एक मैं चकाचौंध में रह गया मैं कि ये कौन लड़की है यार, ये तो लड़की मेरे आसपास कहीं नहीं दिखी मुझे, मेरे जीवन में तो नजर नहीं आई इस तरह की कोई भी लड़की जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, स्ट्रांग बोलती हैं। ये है फेमिनिस्ट तो। और उसके पहले चुनाव करने का तरीका अलग था, क्योंकि भले आपके पास कुछ हो या ना हो, एनएसडी में है, दिल्ली में है, उस तरीके के लोग नजर आ रहे हैं जो बढ़िया है, जिनका एक स्टेटस है। और मैं होता ना कि रोमांस की जो फैंटेसी है वो आप एक मिडिल क्लास का लड़का कैसे रोमांस करता है, शहरी मिडिल क्लास का, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी उम्र का उस जमाने में था, वो जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जो देखा उसने, मैंने देखा कि राकेश रोशन को रेखा जी मिल जाती है, ऐसी एक लड़की आ जाए जो पूरा परिवार संभाल ले। जय भादुड़ी किसी पिक्चर में, रति अग्निहोत्री, मतलब जो सिनेमा आपको एक अलग फैंटेसी देता है। एक तो होती जो कमर्शियल हार्डकोर डिस्को डांसर या बीबी नंबर 1 गोविंदा वाली फिल्में, और एक ऐसी जो पारिवारिक फिल्मों का एक पूरा चलन था, उसके अंदर जो मुझे वो भाती थी। मैं अपने इतना बैलेंस था मेरे दिमाग में कि हाँ ये डॉन फिल्म की जीनत अमान मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती, लेकिन ये ऋषिदा की फिल्मों या बासुदा की फिल्मों की जो नायिकाएं, दीप्ति नवल, चश्मे बद्दूर, ये आप फैंटेसाइज कर सकते हैं कि जिस भी आप महिला मित्र से मिलते हैं उसमें आप दीप्ति नवल को खोज लेते हैं कि ये ऐसे बात करती है, मिस चमको, ये मेरी जिंदगी की मिस चमको है ना। लकीली मेरे लिए ये हुआ कि ये जो था, मेरी पत्नी जो आई और वो जब जीवन की सीढ़ी नैया आगे बढ़ी तो वो मेरा संबल बन गई। जो गंभीरता और जिस गंभीरता के साथ उन्होंने मेरे से बात की थी पहली मुलाकात में, वो आज ऑलमोस्ट 28-30 साल बाद भी बरकरार है। और मैं टूटता हूँ, मैं कमज़ोर होता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं नर्वस होता हूँ, मैं घबराता हूँ कि यार बहुत दिनों से कोई कॉल नहीं आया, स्क्रिप्ट नहीं आई है, 1 महीना हो गया स्क्रिप्ट नहीं आई कोई, मुझे काम मिलना बंद तो नहीं हो जाएगा? बोले क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप फ़ोन कर लो, आप इसको फ़ोन कर लो। तो ना खर्चे कम, वो हमेशा वो मुहावरा वो बोलती हैं कि खर्चे कम कर लेंगे, खर्चे कम कर लेंगे तो हम जोधपुर चले जाएंगे, उदयपुर चले जाएंगे, कभी भी जीवन में समस्या हुई तो वो एक अटल हमेशा मेरा के लिए अभी भी घर और गांव बाकी है। लाइट हाँ मुंबई जो है, मुंबई में आप बुढ़ापा शायद नहीं गुजार पाएंगे। मुंबई काम करने वालों की नगरी है। जब तक आप व्यावसायिक रूप से सक्षम हैं तब तक यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है, जीवन की आपकी गुजर बसर हो सकती है। जो लोकल, जो यहीं पर जन्मे हैं, पले बड़े हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो प्रवासी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आप भी लौट जाएंगे। हाँ मुझे लगता है कि मैं जो भी मेरे बाकी की जितनी दिवाली हैं, मेरी 10-15 दिवाली
करने के बाद शायद मैं किसी और शहर चले, पुणे चला जाऊं शायद मैं, या नासिक चला जाऊं मैं, अहमदाबाद चला जाऊं, जोधपुर चला जाऊं, उदयपुर चला जाऊं। क्यों? ये शहर मेरी इंडस्ट्री, मेरे प्रोफेशन के कान से जुड़ी हुई है। इसी ठहराव में आखिरी सवाल और लेता हूँ कि मैं कहीं पढ़ रहा था तो आपकी पत्नी का हमेशा से ये कहना होता है कि कछुए की चाल चलो, और ये हम सबके घर में किसी दूसरे शब्दों में जरूर कहा जाता है। जैसे मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि उतावले मत हो, जो मिलेगा मिल जाएगा समय से, धीरे धीरे चलो। आपके लिए कछुए वाली बात और मेरी माँ की धीरे धीरे चलने वाली बात जब जीवन में कभी किसी ऐसे पड़ाव पे सुनने को मिल जाती है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। आप किस फेज में थे जब इस शब्द ने आपको मोटिवेट किया? तलवार के बाद, तलवार में अच्छी प्रशंसा मिली, लेकिन उसके बाद कहीं किसी ने ज़्यादा काम नहीं दिया, आया नहीं, अप्रोच नहीं हुआ। मुझे लगा रही मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। धनीराम की तो इतनी प्रशंसा हुई है, राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई है, इसको पुरस्कार मिला है, इसको कुछ होगा जीवन में। थोड़ा आप विचलित होते हैं ना, क्या हुआ? तब शायद पत्नी ने बोला कि नहीं होगा धीरे धीरे। तो मैं उसमें वो बात को फॉलो करता हूँ कि हाँ, आपको कछुए की तरह चलना है, लेकिन अगेन रेस नहीं छोड़नी है। आप भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। आप कछुए का मतलब ये नहीं कि अरे यार हम तो कछुए हैं, अब देखो तुम करो जो करना है। नहीं, जीवन में निरंतरता बहुत जरूरी है कि आप किसी भी तरीके से जीवन में आप रेलेवेंट बने रहो। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे जो दिखता है आजकल, आशीष विद्यार्थी, वो 97 में उनको 96 में शायद उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था द्रोह काल के लिए। जिद्दी, अर्जुन पंडित, कमर्शियल सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में आशीष ने काम किया। ये सब होते होते फिर बीच में ऐसा दौर आया कि जहाँ पे वो बहुत अधिक काम नहीं कर रहे थे, कुछ क्या अपने आप को, लेकिन उन्होंने री इन्वेंट किया अपने आप को। तो उन्होंने कैसे री इन्वेंट किया? उन्होंने मोटिवेशनल एक स्पीकर का जैसा काम होता है तौर पे काम हाँ, ऑलमोस्ट 10 साल पहले कर दिया। जब ये यूट्यूब और ये सब परंपराएं शुरू हुई थी कि लोग अपने चैनल बना रहे थे, और आगे 7-8 साल पहले उन्होंने वो ट्रैवल फूड ब्लॉगिंग के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत साइंटिफिक आदमी है, बहुत शेयर नहीं करते हैं मित्रों से उस तरह से, लेकिन वो निरंतरता जो मैं बोल रहे हैं ना हम लोग, तो अभी देखिए कि कुछ एक मित्र थे आसपास नॉन फिल्म बैकग्राउंड से, कुछ फिल्म बैकग्राउंड से, कोई था ना, उपहास उड़ाना बहुत आसान होता है। जो कुछ एक्टर मित्र थे, अरे तेरा वो आशीष विद्यार्थी क्या कर रहा है, हाँ, वो तो क्या ब्लॉगर हो गया, वो है, खाना खाता रहता है वो तो। खिल्ली क्या एक्टिंग का नहीं हो रहा क्या उसका? मैं उसके बिहाफ पर कैसे बोल सकता हूँ? नहीं, एक्टिंग तो कर रहा है वो, बहुत सारी चीजें हैं चल रही है उसकी, और ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहा है, पर वो खुद को खाली नहीं रख रहे हैं। अनिल, अभी जो मुझे लेटेस्ट मेरे पास है, उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उनके 2-3 यूट्यूब चैनल हैं, और पिछले महीने, शायद पिछले या उससे पिछले महीने भुवनेश्वर में फूड ब्लॉगर्स का समिट हुआ, उसमें वो एक प्रमुख अतिथि थे। तो किस पे तमाचा है? उन कहने वालों पर। आशीष, मनोज वाजपेयी, सुजीत सरकार, अनीश, ये सब मेरे जीवन के अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता, ये ना पिलर्स हैं, जिनके लाइट हाउस जिनको बोलते हैं ना, आप जिनसे सीखते रहते हैं कुछ। तो ये चीज़ मुझे हमेशा मेरे पास रहती है कि कभी कोई मुझे बोलता है कि यार एक जैसा रोल कर रहे हो आप तो, या आप कुछ और करो आप, तो मेरा यही जवाब होता है कि मैं बिल्कुल करूंगा, आप प्रोड्यूस कीजिए, आप मुझे अलग रोल दीजिए, आप मेरे पे क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हो यार? मैं तो एक मामूली से कलाकार हूं ना, मैं थोड़ी चुनता हूं चीजें, प्रोजेक्ट कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। मुझे तो जो मिलेगा, जो ऑप्शन 3 मिलेंगे, उसमें जो बेस्ट होगा वो मैं लूंगा। मैं या तो मुझे लोग पसंद आएंगे, या मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी, या मुझे पैसा अच्छा मिलेगा।
वो मैं चूज करूंगा। अगर आप मुझसे अपेक्षा रख रहे हो कि मैं ऐसा करूं, तो आप उसके कारक बनो ना। आप करके दो। तो आशीष ने अपना एक रास्ता चुना। हो सकता है कि वो उकता कर, मायूस होकर एक कोने में बैठ सकता था वो, कि यार मुझे मेरे मन माफिक रोल मिल नहीं रहा है, मुझे दूसरा ध्रुवकाल नहीं मिल रहा है, मुझे जिद्दी नहीं मिल रहा है, मुझे इसके जैसा पार्ट नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं, मुझे करण जौहर ने काम नहीं दिया, मुझे संजय लीला भंसाली बकवास है, मैं जब आएगा तब करूंगा। ये एक तरीका था कि मैं, और इतनी शायद उन्होंने धन संपदा होगी उनके पास कि वो गोवा में घर लेके या दुबई में घर लेकर आराम से रह सकते हैं, लेकिन एक गजब का एक एनर्जी है, गजब की एक फाइट है, और अपना रास्ता चुनना। कि जब दुनिया बोल रही कि ऐसा करना है यार, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तो अरे आप होते कौन हो बोलने वाले, कर दो ना, फिर आप प्रोड्यूस करो एक फिल्म उनके लिए। तो आज की तारीख में श्रेष्ठ जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाखों, एक एक वीडियो पे लाखों उनके व्यूज होते हैं, और मतलब कमेंट्स भरे होते हैं लोगों के उनके अंदर, और उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से वो कर रहे हैं। और साथ में जैसे अभी ये शीलेदार, क्या था फिल्म का नाम, सीक्रेट ऑफ शीलेदार, उसमें बड़ी कमाल की भूमिका है उनकी। तो अलग अलग भूमिकाएं कर रहे हैं वो, और वो हिंदी में करते हैं, बंगला में करते हैं, मलयालम में करते हैं, तेलुगु तमिल में करते हैं, लेकिन अडिग हैं, अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, अपनी पगडंडी खुद बना रहे हैं। वो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बनिस्पत इसके कि अनिल शारदा मुझ पे कमेंट कर दें कि नहीं गजराज आपने ये रोल कर लिया, अब आपको कुछ ऐसा, आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा भिन्न करना चाहिए, भिन्न करना चाहिए? अरे भिन्न कहां से करूं मैं, आप लाओ ना, आप करवाओ, आप अपने यहाँ पर ऐसे सीरीज बनाओ जिसके अंदर मुझे भिन्न काम दो मुझे। और फिर ये भी देखना है ना कि उस भिन्न में जो दर्शक हैं वो आपको कैसे लेते हैं, कैसे ले रहे हैं आपको, क्योंकि दर्शकों के मन में चीजें बैठ जाती हैं। उसने आपको तय कर लिया है कि मुझे आपको ऐसे देखना है, ऐसे देखना। हाँ, हो सकता है आप कभी दूसरे ऐसे किरदार में आए, एकदम झामफाड़ कुछ हो जाए टाइप, लेकिन उसे ये पसंद है। हाँ, बेसिक जो टेक अवे है ये है कि दुनिया आपसे अपेक्षा करेगी, आपसे चाहेगी कि आप ऐसा करो, लेकिन उसमें योगदान नहीं दे रही। आप एक अलग प्लेटफॉर्म में थे तो आपको कई मित्रों ने बोला होगा ना, यार वो तो इतना अच्छा चल रहा था तुम्हारा प्लेटफॉर्म, उसमें इतने अच्छे इंटरव्यूज चल रहे थे, इतना बढ़िया तुमने आपका लाइनअप हो गया था, छोड़ क्यों दिया अचानक? नहीं करना चाहिए था, मान लेनी चाहिए थी, क्या पैसे नहीं बढ़ा रहे थे, क्या तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही थी? ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं ना कि वो तो सही चल रहा था ना, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारी जिजीविशिका है कि नहीं यार, वहां पे मेरी जर्नी वहीं तक थी, मैं अब एक नई जर्नी शुरू से शुरू करूंगा, मैं नया बनाऊंगा, मैं कुछ देखता हूं कि ये कहां तक बात जाती है। और जो पहला ही शायद इंटरव्यू है मनोज झा साहब वाला, वो इतना सुंदर इंटरव्यू, कितनी सुंदर बातें हैं उसके अंदर। चलिए, खुशी है कि कम से कम आप देख पा रहे हैं उसे, आप तक पहुंच पा रहा है। तो फिलहाल मैं चाहता नहीं हूं कि इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो, क्योंकि हम लोगों ने दर्शक चाहते हैं कि ये इंटरव्यू बंद हो। नहीं, हम लोगों ने सवाल बनाए थे आई थिंक 30। हाँ, और उसमें भी अलग अलग, हर सवाल के 4-5 अलग अलग सवाल थे। हाँ, तो नहीं, मतलब पर हमने पूछा ही नहीं, वो नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है अनिल कि आप अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते, उधेड़ बुन वाली बात, अपने रास्ते खुद आपको तय करने पड़ते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे आशीष ने जिस तरह से अपना यूट्यूब चैनल बनाया, या बहुत सारे लोग हैं, कलाकार हैं जो अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम रील हैंडल बना के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी मेहनत का और बड़े सम्मान की बात है ये। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आज के ज़माने में जब इतना ज़्यादा मनोरंजन के साधन है यार, उसके बीच में आप कहाँ पे आप सरवाइव करोगे, कैसे करोगे? और आप बैठे रहोगे, आपको यशराज से फोन आएगा, करण जौहर के यहाँ से आएगा, बंसाली के यहाँ से आएगा, रोहित शेट्टी के यहाँ से आएगा, समीर नायर के यहाँ से आएगा, नहीं आएगा। आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। कहना बड़ा आसान है कि सुजीत सरकार को बोल दें कि अरे इस तरह की थोड़ा वो विक्की डोना जैसी बनाओ ना, आप, बड़ा आसान है कहना। क्यों बनाया भाई विक्की डोना जैसी फिल्म?
उसको जो कहानी उधम कहने का मन कर रहा है, या वो जो उसको अभी जो उसने अभिषेक वाली फिल्म बनाई आई वॉन्ट टू टॉक, वो अब अलग किस्म की कहानी है। तो एक कहीं पे किसी जो फिल्म रिव्यू करते हैं ना, उनका मैं देख रहा था कि सुजीत सरकार को कॉमेडी फिल्म अच्छी बनाते हैं, उनको विक्की डॉनर लेकर आनी चाहिए दोबारा से। तो आप ऐसे कमेंट लोग करते हैं कि उसके, लेकिन ये फिल्म मेकर की अपनी जर्नी है, उनका अपना रास्ता है, और वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो भीड़ से अलग चलना चाहते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। आशीष विद्यार्थी का सम्मान करना चाहिए, हंसल मेहता का सम्मान करना चाहिए, जो लीक से हटकर काम कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी का सम्मान करना चाहिए कि वो अलग अपना रास्ता अलग बना रहा है वो आदमी। अच्छी बातचीत हुई, सार्थक हुई। आपको कैसा लगा? ठीक लगा ना? आनंद है, बहुत अच्छा आनंद है। आया मुझे तो तुम्हारी बातें पसंद है। मुझे सारे इंटरव्यूज लगभग देखे हुए हैं, और जब हम लोग इंदौर में मिले थे तब भी बड़ा अच्छा स्नेह रहा था हमारा। वो भी इम्पोर्टेंट है ना, कि ये भी एक तरह का अब जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अच्छी बातचीत करें जिससे आप खुद सीखें, और जो आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों के लिए भी कुछ उसके अंदर कुछ एक टेक अवे रहे, कुछ एक रहे कि सार रहे कि अच्छा हाँ ये मेरे जीवन में काम आए। जैसे मैं भी अलग अलग इंटरव्यूज देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे कुछ सार मिलता है कि हाँ ये मैं फॉलो करूँगा। खैर, तो हमारे साथ गजराज राव जी थे, और ये इंटरव्यू बहुत जल्द फिल्मोर के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल प्रोफाइल्स हैं उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे संस्थान को फॉलो कर सकते हैं जाके वहाँ पे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया मुझे उसके लिए खुशी है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।